हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों, आज हम हमारे विज्ञान का जो मॉडल पेपर वाली जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हम चौथा पार्ट करेंगे। तो विज्ञान मॉडल पेपर का ये हमारा चौथा मॉडल पेपर रहेगा जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुकों पे आधारित रहेगा पूरा। और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 की किताबों से मिलकर ये बनाया हुआ है। 6, 7, 8, 9 और 10 की किताबों का पूरा निचोड़ है। ये समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर ये टेस्ट सीरीज देख लेंगे तो आपका साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारी टेस्ट सीरीज जितनी भी ये बनाऊंगी मैं मॉडल पेपर, उनमें सारे 6 से लेकर 10 तक की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उतने मैं बना के डालूंगी। तो आप लोग ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं रीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप इसको सीटेट पेपर सेकंड के लिए भी लगा सकते हैं, L2 या जो पेपर सेकंड देते हैं मैथ साइंस वाले उसके लिए भी लगा सकते हैं। और आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कैसी लग रही है आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज़। तो मैं अदर सब्जेक्ट की भी ऐसी एनसीईआरटी और आरबीएससी पर आधारित टेस्ट सीरीज लेके आऊँ। अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो आप वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। चलिए अब हम शुरू करेंगे हमारी ये वीडियो। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य है? एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य है? तो आपके ऑप्शन है 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 3 या 10 की घात 6। तो एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होगा वो बताना है आपको। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 10 की घात 5। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो आपको बताने हैं, आपके ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण या सभी में आवश्यकता नहीं होती। तो बताइए कौन सी ऐसी विधि है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो ऊष्मा संचरण की जो विकिरण विधि है इसमें हमें क्या माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बिना माध्यम के भी निर्वात में भी गमन करते हैं, उनको विकिरण बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है वो भी विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचता है। विकिरण के कारण ही वस्तुएं गर्म हो जाती हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? बताइए कि अगर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, यदि वायु के दाब को दोगुना कर दें तो ध्वनि के वेग में क्या परिवर्तन होगा? तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट है 996 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है 664 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है 166 मीटर प्रति सेकंड और चौथा है 332 मीटर प्रति सेकंड। तो बताएं इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। यानी ध्वनि पे दाब का कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। अगर वायु में दाब लगाया जाता है तो ध्वनि पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो 332 मीटर प्रति सेकंड था वही आंसर रहेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान होगा। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 मीटर प्रति सेकंड, 11.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 11.2 मिलीमीटर प्रति सेकंड। तो बताएं क्या होगा राइट आंसर? तो जो हमारा इसमें राइट आंसर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट ऑप्शन ही बन जाएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी के पृष्ठ से जो पलायन वेग का मान होता है वो 11.2 किलोमीटर में होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रेशे हैं। तो आपके ऑप्शन है कपास, ऊन, सिल्क, ये सभी। तो राइट आंसर बताइए जल्दी से, प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं? तो देखिए, कपास भी है, सिल्क भी है, ऊन भी है, तो ये सभी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट पे पढ़ेंगे, पोर्टलैंड सीमेंट में CaO
और SiO2 का संघटन प्रतिशत है। तो बताना है आपको कि पोर्टलैंड सीमेंट में CaO और SiO2 का संघटन परसेंट कितना होता है, कितना मिलाया जाता है ये सीमेंट बनाने में। तो हमारा जो 126 है, इसका आंसर जो होगा आपको बताना है। पहले चलो मैं ऑप्शन रख रही हूँ आप लोगों के सामने। 40 से 45 और 10 से 15, 85 90, 40 45, 60 68, 17 24, 3 से 10 और 80 से 90। तो बताएं जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन। 60 से 68% तक तो CaO रहता है और 17 से 24% SiO2 रहता है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन आया है। कंप्यूटर भी हमारे सब्जेक्ट में जो पाठ्यक्रम है हमारा सिलेबस नया उसमें दिया हुआ है, तो उस पर भी एक आध क्वेश्चन डाल लेती हूँ मैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आएगा कंप्यूटर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र के उदाहरण है। वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। एक साइड क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऑप्शन है मोजिला, ओपेरा, नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स। तो अब मैं ऑप्शन रख रही हूँ 1 5 और 6, 2 3 4, 1 2 3 या ये सभी। तो वेब ब्राउज़र के उदाहरण कौन कौन से हैं तो बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये सभी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किसके कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है शनि एवं बृहस्पति ग्रह की, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह की, शनि एवं यूरेनस ग्रह की। तो बताएं कि कहाँ पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। तो जो राइट आंसर हमारा होगा क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न के लिए सोनार तकनीक काम में ली जाती है। देखिए 9th क्लास की बुक का क्वेश्चन है और ध्वनि वाले चैप्टर में दिया हुआ है। अगर आप लोग 9th की बुक से साइंस पढ़ रहे हैं तो मैं बता दे रही हूँ 9th क्लास का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्वनि वाले चैप्टर से ही है। तो आप लोग बुकों से ज़्यादा पढ़ें। और आपने अगर ये टेस्ट सीरीज देख ली तो आपको साइंस कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रीड के लिए तो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलो बताएं 129 का कि सोनार तकनीक काम में ली जाती है। तो आपके ऑप्शन है जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए, वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए, तीसरा है जल में स्थित पिंडों की दूरी एवं दिशा नापने के लिए, और चौथा है वायु में स्थित पिंडों की दिशा एवं चाल नापने के लिए। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा इसमें। देखिए राइट आंसर जो बनेगा हमारा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए हम सोनार तकनीक का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर एक अभिक्रिया दी हुई है तो आपको बताना है। इस अभिक्रिया को देख लिया होगा आई होप आपने। अब इसमें ये बताना है, पहला कथन लिखा है कि सीसा अपचयित हो रहा है, दूसरा लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है, चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बनाए गए हैं। फर्स्ट है 1 व 2, दूसरा है 1 व 3 और तीसरा है 1 2 3 और चौथा है ये सभी। तो बताएं 130 का आंसर क्या होगा इसमें, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है। तो 130 का हमें बताना है। तो 130 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए में कौन कौन दिया है 1 और 2, यानी सीसा इसमें अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा पीवी यानी लेड, लेड यानी सीसा, और CO2 यहाँ पे उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए उसको जूम नहीं कर सकते, वरना पूरा स्क्रीन पे आपको नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ताप की वह मात्रा
जो 10 ग्राम द्रव को वायुमंडल दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। सेकंड ऑप्शन है ताप की वह मात्रा जो 1 लीटर द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। तीसरा ऑप्शन है ताप की वह मात्रा जो 1 मिलीलीटर द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। और फोर ऑप्शन है आपका कि ताप की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। तो वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है वो कैसी होती है वो बताना है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा कि ताप की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है वही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या होगी। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणुओं में कणों की संख्या होगी। तो आपके ऑप्शन है 15.1 गुणे 10⁻23, दूसरा है 1.51 गुणा 10⁻23 और तीसरा ऑप्शन है 15.1 गुणा 10⁻13, 1.15 गुणा 10⁻13। तो बताएं 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या क्या होगी। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो होगा यहाँ पर बी ऑप्शन 1.51 इंटू 10⁻23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया रही है और ये 8th क्लास की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है मैंने। क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन की गैस के साथ कराई जाती है। तो आपके आपके ऑप्शन है व्यंजक चूर्ण बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, धोने का सोडा बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा इसमें 134 का जो हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा, व्यंजक चूर्ण बनता है। ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीव विज्ञान के जनक हैं। जीव विज्ञान के जनक हैं तो आपके ऑप्शन है लेमार्क, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, चार्ल्स डार्विन। बताएं कि जीव विज्ञान के जनक कौन होंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है। देखिए ये टीचिंग मेथड का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है। तो आपके ऑप्शन है देखना, रेखांकित करना, सुनना या जानना। तो जो हमारा राइट आंसर होगा कार्य सूचक क्रिया की बात की जा रही है तो रेखांकित करना, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता की एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की उपरोक्त परिभाषा किसने दी है। तो आपके ऑप्शन है W.C. डेम्पियर, अल्बर्ट आइंस्टीन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, J.B. कोनांट। तो बताएं जल्दी से कि 137 का हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर जो वो होगा बी ऑप्शन, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये परिभाषा दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। ये सारे टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको ये टीचिंग मेथड भी अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। तो मैं आप लोगों के लिए टीचिंग मेथड का ही एक प्रैक्टिस सेट या फिर मॉडल पेपर कहें या टीचिंग मेथड के क्वेश्चन बना के लाऊंगी इंपॉर्टेंट, जिससे आपके टीचिंग मेथड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी बाल केंद्रित विधि है। बाल केंद्रित विधि कौन सी है। आपके ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि या ये सभी। तो हमारी जो बाल केंद्रित विधि होगी वो हो जाएगी हमारी यहाँ पर समस्या समाधान विधि। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया है। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है। तो आपके ऑप्शन है रॉबर्ट मिलर, N.E. ग्राउंडलैंड, B.S. ब्लूम, हर्बर्ट स्पेंसर। तो जो शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है वो B.S. ब्लूम ने किया है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हैं। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हैं तो आपके ऑप्शन है B.F. स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर, थॉमस एफ गिलफर्ट, थॉर्नडाइक। तो देखिए साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक जो होंगे वो होंगे बी ऑप्शन, नॉर्मन ए क्राउडर। और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक B.F. स्किनर होते हैं। ठीक है, ये रेखीय के हैं, रेखीय। और ये नॉर्मन ए क्राउडर ये साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के, और थॉमस एफ गिलबर्ट ये अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के। तो चलिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी है। निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी है। तो आपके ऑप्शन है श्यामपट्ट, विज्ञान मेला, पाठ्यपुस्तक या श्रव्य दृश्य सामग्री। तो जो विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी क्रिया है वह हो जाएगी हमारी यहाँ पर विज्ञान मेला। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है। तो आपके ऑप्शन है OHP। OHP का मतलब होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। दूसरा है चित्र विस्तारक यंत्र, तीसरा है ग्रामोफोन, चौथा है मायादीप। तो कौन सी श्रव्य सामग्री है आपको बताना है। 142 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ग्रामोफोन। ठीक है, क्योंकि ग्रामोफोन से केवल सुन सकते हैं, श्रव्य सामग्री सुनने के लिए सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है केवल प्रश्न पत्र तैयार करवाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना, अनुशासन बनाए रखना या केवल परीक्षा करवाना। तो जो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा अधिगमकर्ता की उपलब्धि की जांच करना और फिर उसमें क्या कमी रह गई है तो उसका सुधार करना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है। तो उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है तो वो बताना है। तो आपका ऑप्शन है परीक्षा प्रतिमान, व्याख्यात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर निदानात्मक शिक्षण, क्योंकि निदानात्मक शिक्षण के बाद ही हम उपचारात्मक शिक्षण शुरू करते हैं। निदानात्मक शिक्षण में शिक्षार्थी की पहचान करते हैं कि उसमें उसको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, क्या कमी है पढ़ाई में। तो फिर जब हमें पता चल जाता है निदान के तब हम उसका उपचार करते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण का अंतिम चरण होता है उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है। निम्नांकित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है। तो आपके ऑप्शन है युग्मक, पुष्प, अंडाशय, परागकोश। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। ठीक है, युग्मक ये अगुणित भाग होता है पौधे का। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है, निम्नांकित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी है। तो आपके ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला, पेनिसिलियम या ये सभी। तो आपको बताना है निम्नांकित में से कौन से जीवाणु हैं जो मानव जाति के लिए लाभकारी हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। देखिए पेनिसिलियम समझ के आप ये सभी मत लगा देना, क्योंकि ये एक कवक है ना कि जीवाणु, और हमें जीवाणुओं की पूछा गया है क्वेश्चन में। और साल्मोनेला एक विषाक्त पदार्थ कर देता है, ऐसा जीवाणु है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस में होते हैं। तो आपके ऑप्शन है पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, लाइपेज, रेनिन, और तीसरा है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, चौथा है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो 147 का राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, क्योंकि पेप्सिन में जठर रस में पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन तीनों ही एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है। तो आपका ऑप्शन है सल्फर या गंधक, दूसरा है मैग्नीज, चौथा है मैग्नीशियम और फोर्थ है फास्फोरस। ठीक है, तो आपको बताना है कि पादपों के लिए सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ कौन सा है। तो जो 148 का हमारा राइट आंसर होगा वो होगा मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज की भी सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत होती है पादपों को। तो बी ऑप्शन हमारा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ हो जाएगा पादपों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वृषणीय हार्मोन्स या एंड्रोजन्स का संश्लेषण एवं श्रवण करती हैं। पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वृषणीय हार्मोन्स, एंड्रोजन्स का संश्लेषण एवं श्रवण करती हैं। तो आपके ऑप्शन है सर्टोली कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया या लीडिंग कोशिकाएं। सॉरी,
बताएं तो 149 का राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, लीडिंग कोशिकाएं। ठीक है, ये क्या है, एंड्रोजन्स का संश्लेषण और स्रावण करती है पुरुषों में। ठीक है, 149 का। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य ताप होता है। तो सभी को पता है, बिना ऑप्शन के आंसर दे सकते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप। दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुई। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये टेस्ट पेपर कैसा लग रहा है। अगर आपको ये टेस्ट पेपर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।